फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है इनकम टैक्स लॉ सब्जेक्ट के ऊपर। गाइस, इस वीडियो के अंदर इनकम टैक्स लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, सब कुछ डिस्कशन होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप सब लोगों ने हमारी एक प्लेलिस्ट देखी होगी बीकॉम 5th सेम की, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। पर उस प्लेलिस्ट में ना एक चीज़ की कमी है, वो है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, जो कि हो सकता है उनके सोल्यूशंस ऐसे क्वेश्चंस आए हों जो मैंने पहले कभी एक्सप्लेन भी नहीं करे। तो इस वीडियो के अंदर ना बेसिकली आपको पहले तो पिछले तीनों सालों में एग्जाम्स में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बताऊंगी। आफ्टर दैट आप लोगों को क्या क्या प्रोसीजर करना है या क्या आपको करना है, जिससे आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या अगर आपको कोई डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हो। सब कुछ वीडियो के अंदर डिटेल में रहने वाला है। तो सिर्फ 5 या 10 मिनट की वीडियो रहेगी, पर 5 या 10 मिनट के लिए मुझे आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस वीडियो के ऊपर चाहिए। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए हमारा चैनल है। यही पेज चैनल पे ही आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप लोग हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। कई बार होता है कि वीडियोस के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि अगर इंस्टाग्राम पे किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है तो उसको उसके डाउट्स को सॉल्व करने पर हमारा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो हो सकता है कमेंट्स का रिप्लाई ना कई बार हो पाए। पर अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो गाइज प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि कोई न्यू व्यूअर अगर आके वीडियो को देख रहा है तो उसको पता चल सके कि वीडियो के अंदर कुछ वैल्यू है भी है या नहीं है, ऐसे ही बेकार वीडियो है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो चीज़ ज़रूर बताया करें कि वीडियो ओवरऑल कैसी बनी है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे जाना है। यहाँ पे आप लोग हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। सेकंड ऑफ ऑल आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाते ही आपको यहाँ पे देखिए मैंने ना ये आइकन लगाए हैं, जैसे बीकॉम 3rd सेम, एमकॉम 1st सेम, ऐसे ही आपका एक बीकॉम 5th सेम की प्लेलिस्ट का आइकन होगा। इस प्लेलिस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो हम एक प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जिस प्लेलिस्ट को मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। एक सेकेंड, इस प्लेलिस्ट पे हम लोग विजिट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इस प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे, हमें ना नीचे सारी वीडियोस हमारी शो होंगी कि हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप लोग देखेंगे इनकम टैक्स लॉ की, सैलरी के चैप्टर के पूरे सोल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं 2019 से लेके 2023 तक एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिकल, उनके सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मैंने प्रोवाइड करवाए थे पिछले साल, अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 के प्रैक्टिकल्स, मैं उसके ऊपर वीडियो तो नहीं ला पाई थी, पर जो उनके प्रैक्टिकल के सोल्यूशन थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं। यूनिट 2 के अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो मैंने फाइनल टच की एग्जैक्ट पिक्चर इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई है कि कौन से सम का कौन सा सोल्यूशन है। तो आप लोगों की अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग इस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। आफ्टर दैट यूनिट 2 की थ्योरी भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये तो हो गई इनकम टैक्स लॉ की बात। बाकी वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपलोडेड है। मैनेजमेंट के सोल्यूशंस हैं यहाँ पे, रेशो के, फाइनेंशियल एनालिसिस के सोल्यूशन है, यूनिट 2 की थ्योरी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर ना ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि एंटरप्रेन्योर भी है, प्रोडक्शन वाला भी कवर है, इंडियन इकोनॉमी का यूनिट 1 है, यूनिट 2 भी 1-2 दिन में आई थिंक मैंने अपलोड किया होगा, ठीक है। मतलब अगर देखेंगे तो सारी वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब मैं आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर भी दिखाना चाहती हूँ। 1 मिनट में आपको वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि हमारी यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप लोग विजिट कर सकते हो। इंस्टाग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कुछ वीडियोस होंगी जिनको प्ले करने में हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, यानी कि वो मांग कहे कि ये जो वीडियो है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे चैनल की सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं जी 2024 में एग्जाम में क्या आया था, 2023 में क्या आया था, 2022 में क्या आया था। अब आपकी स्क्रीन पे मैंने प्लेलिस्ट ओपन की है अपनी पीपीटी, ठीक है। इसके अंदर पिछले 3 सालों के थ्योरी के क्वेश्चंस पहले देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने पिछले साल तक के आई थिंक सैलरी के ही करवाए हैं, बाकी मैंने सोल्यूशन दिखाए हैं। इस साल मैंने न्यू जो फाइनल टच है उसको नहीं खरीदा है, क्योंकि इस बार इतने बुक्स आएंगे भी नहीं, क्योंकि अगले साल से आपको पता है कि आपका बीकॉम 5th सेम का सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो ये लास्ट ईयर है जिसमें ये बुक्स आ रही हैं। तो इस बार जिनके भी पुराने एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लासेस हैं, उनकी न्यू बुक्स बहुत कम आई हैं या पब्लिश हुई ही नहीं है, क्योंकि वो अगले साल से चलेंगी नहीं, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट में बुक्स बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ वीडियो में रहेगा, ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। सबसे पहले पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर पे फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज इनटू विच, जिसमें असेसी को डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड विद द रिगार्ड्स टू रेजिडेंस, की वो रेजिडेंस है, और इसके ऊपर आपको ब्रीफ बताना है कि क्यों किन रिगार्ड्स पे एक असेसी को रेजिडेंस का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था,
ठीक है। इसके इसी क्वेश्चन के जो आंसर आना है ना, इसी आंसर से मिलता जुलता एक आंसर मैंने करवाया हुआ है जो कि मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस इंसिडेंस ऑफ टैक्स करके। मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाती हूँ। एक तो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई कि बीकॉम 5th सेम की एक प्लेलिस्ट है, एक मेरे चैनल पे ना और प्लेलिस्ट है जिसका नाम आई थिंक है इनकम टैक्स लॉ की प्लेलिस्ट। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को भी हम यहाँ पे आपको एक बार फाइंड आउट करके दिखा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उस प्लेलिस्ट को ढूंढने में। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आएंगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें इनकम टैक्स लॉ की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाए। ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा, यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। इनकम टैक्स लॉ की ये देखिए, इनकम टैक्स लॉ की प्लेलिस्ट है बीकॉम 5th सेम की। यही प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है, तो इस प्लेलिस्ट को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, रेजिडेंशियल वाला। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाला। तो ये वीडियो अगर आप लोग देखेंगे जो 34 मिनट की है, रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 5 इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इस वीडियो पे गाइस 10K प्लस व्यूज हैं। स्टूडेंट्स ने ये वीडियो को बहुत पसंद किया था। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सेम वही वीडियो वाला आंसर इस क्वेश्चन के अंदर आएगा जो कि मैंने पहले भी कवर करवा रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो 2024 में एग्जाम में आया था, जो मैंने अपनी किसी भी वीडियो में कवर नहीं किया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसिट्स क्या होते हैं और रेवेन्यू रिसिट्स क्या होते हैं। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ाएगा। अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे, जो रिसिप्ट होती हैं, जो रसीदें आती हैं हमें पैसों की, तो वो 2 तरह की होती हैं। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। अगर आप समझेंगे और नहीं समझेंगे तो आपको दोनों सेम ही लगेंगी। ठीक है, पहले देखते हैं रिसिप्ट्स क्या होती हैं। हर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को पैसे रिसीव होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उनको मनी रिसीव होती है या वो पे करते हैं। ये जो अमाउंट है मनी का रिसीव होता है, इन्हीं को बोलते हैं कि हमें रसीदें या रिसिप्ट रिसीव हुई हैं। रिसिप्ट कैन कम फ्रॉम, रिसिप्ट जो रसीदें हैं वो हमें 2 मेन सोर्सेज के थ्रू आ सकती हैं। एक तो होता है कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज के थ्रू हमें रिसिप्ट्स आ रही हैं, जैसे कि हमने कोई सेल्स की है गुड्स की, कोई सर्विसेज बेची है या किसी को कोई कमीशन दी है। नॉर्मल एक्टिविटीज के थ्रू जो रिसिप्ट आती हैं उनको बोलते हैं नॉर्मल रिसिप्ट्स। और एक आती हैं नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज के थ्रू। लाइक नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जिसमें हमें उनको पे बैक करना होता है, वो हमारी एक लाइबिलिटी बन जाती है। जैसे कि अगर हमने कोई अपना पुराना फिक्स एसेट सेल किया, उसके बदले में हमें कोई रिसिप्ट आई, अब हमें उसको बदले में नया भी तो खरीदना पड़ेगा, ये हमारी एक लाइबिलिटी बन गई। आज हमने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को इशू कर दिया। जब हमने शेयर इशू किया, बाहर के जो लोग हैं उन्होंने शेयर्स खरीदे, हमारी कंपनी में पैसे लगाए, पैसे तो एक बार कंपनी के पास आ गए, पर वो कंपनी की एक लाइबिलिटी बन गई। कल को जिसने शेयर आज खरीदे हैं वो कल को बेचेगा भी, और कंपनी को वो पैसे रिटर्न भी करने पड़ेंगे। जैसे हमने लोन लिया, कल को पैसे तो रिटर्न करने पड़ेंगे ना। सेकेंड टाइप के रिसिप्ट्स होती हैं नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज के थ्रू आती हैं जो। ठीक है, अब ये दोनों क्लियर है। तो ये दोनों चीजें, नॉर्मल एक्टिविटीज और नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज, किसके ऊपर बेस्ड है, इसके नेचर और पर्पस। तो इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट आप समझो, रेवेन्यू हुआ, इनकम हुआ, जो कि हम किसी भी चीज की सेल करते हैं, सर्विस देते हैं, कमीशन देते हैं, उससे हमें रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी हुई, जो हमें नॉर्मल एक्टिविटीज से रिसिप्ट्स आती हैं वही रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और जो नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज से आती हैं वो ही कैपिटल रिसिप्ट्स। बहुत बेसिक है, ध्यान से समझे। कैपिटल रिसिप्ट्स देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स आर थोज रिसिप्ट्स जो कि हमारे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं, जो कि हमें फ्यूचर में पे बैक करनी पड़ती है। ठीक है, इससे बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और इससे बिजनेस के एसेट्स भी कम होते हैं। ये जो रिसिप्ट्स है ना गाइस, देखिए दे आर नॉट अर्न ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जो नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं उनके थ्रू इनको अर्न नहीं किया जाता। इंस्टेड जो ये कनेक्टेड होती हैं, ये फाइनेंशियल और कैपिटल स्ट्रक्चर से हमारे बिजनेस के कनेक्टेड होती हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती हैं वो वन टाइम और नॉन रेकरिंग इन नेचर होती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स दी गई है कैपिटल रिसिप्ट्स की, जैसे कि अगर हमें कोई मनी रिसीव हुई है, हमने कोई शेयर्स को इशू किया या डिबेंचर्स को इशू किया, उसके बदले में हमें कुछ मनी रिसीव हुई, तो इससे क्या होगा, हमारी कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। जिसने आज हमारे शेयर्स को खरीदा है वो कल को उनको बेचेगा भी, और हमें उसको वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। सेकंड एग्जांपल, जैसे हमने लोन लिया है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये भी एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, हमें उसको रीपे करना पड़ेगा। हमने कोई फिक्स एसेट को सेल किया है, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, तो इससे हमारे फिक्स एसेट रिड्यूस होंगे, या अगर हम उसको कोई और एसेट खरीदेंगे तो उसमें हमारी एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट होगी। फोर्थ एग्जांपल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर ऑफ और पार्टनर। इससे क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी, बट ये
इनकम नहीं है, ये भी हमें ओनर को रिटर्न करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस की ओनर की और बिजनेस की दोनों की एंटिटी अलग अलग होती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स या कोई सब्सिडीज हैं फिक्स एसेट्स के लिए एक्वायर हुई हैं, तो उसमें भी आपकी एक लायबिलिटी बिल्ट होती है। तो कैपिटल रिसिट्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि ये नॉन रिकरिंग नेचर की है, ठीक है। ये डायरेक्टली करनी होती हैं, ये ओकेजनली आपको रिसीव होती हैं और ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती हैं, आपकी लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करती हैं और एसेट्स को डिक्रीज करती हैं। थर्ड, नॉट अर्न थ्रू नॉर्मल ऑपरेशंस। कैपिटल रिसिट्स को आप नॉर्मल ऑपरेशंस के थ्रू अर्न नहीं कर सकते, ठीक है। रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से ये आपको रिसीव नहीं होती है। फोर्थ, ये आप इसको बैलेंस शीट में शो करते हो, ये जो रिसिट्स होती हैं आप इनको बैलेंस शीट में शो करते हो, P&L में आप इनको शो नहीं करोगे, क्योंकि ये आपकी एक लायबिलिटी है कैपिटल रिसिट्स, ठीक है। फिफ्थ, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट। जो कैपिटल रिसिट्स होती हैं अवेलेबल नहीं होती कि आप इनको एज अ प्रॉफिट समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये अमाउंट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, बिकॉज ये हमारी इनकम या हमारा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल रिसिट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? कैपिटल रिसिट्स जो होती हैं जनरली हम लोग लायबिलिटी साइड में ऐड करते हैं, इससे क्या होता है हमारी एसेट रिड्यूस होती हैं। लोन रिसीव हुआ तो आप उसको लायबिलिटी साइड दिखाओगे, कोई मशीनरी सेल की, आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो आप इनको P&L में नहीं ले सकते, ठीक है। ये हमारी रेगुलर इनकम का पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि रेवेन्यू रिसिट्स क्या होते हैं। कैपिटल रिसिट्स के ऊपर तो हमने बहुत बातें कर ली। रेवेन्यू रिसिट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसिट्स वो रिसिट्स होती हैं जो कि हम अर्न करते हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। दे आर रेकरिंग इन नेचर, ये रेकरिंग नेचर की होती हैं। ऊपर वाली नॉन रेकरिंग नेचर की थी, ये रिकरिंग नेचर की होती हैं और डू नॉट, ये हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं, ना ही हमारे किसी एसेट को रिड्यूस करती हैं। ये जो रिसिट्स होती हैं हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंप्लीट कर पाएँ, पूरा कर पाएँ, और ये हमारे बिजनेस की इनकम का ही एक पार्ट होती है। रेवेन्यू रिसिट्स की एग्जांपल दी है, जैसे हमने कोई गुड्स या सर्विसेज को सेल किया, मेन सोर्स है रेवेन्यू का, कोई भी सेल करना किसी भी तरीके की, तो इससे हमें रेवेन्यू रिसिट आई। सेकंड, कोई कमीशन रिसीव हुई, इनकम अर्न हुई हमें कोई सर्विसेज से, कोई रेंट रिसीव हुआ, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कोई डिस्काउंट मिला हमें क्रेडिटर्स के थ्रू, कोई रॉयल्टी रिसीव हुई, ठीक है। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। फीचर्स क्या है रेवेन्यू रिसिट्स के? फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो। सबसे पहला फीचर है कि ये रेकरिंग नेचर की है, ठीक है। ये आपको रेगुलरली इनकम के थ्रू, नॉर्मल बिजनेस साइकिल के थ्रू अर्न होती है। सेकंड, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इसमें ना ही आपकी लायबिलिटीज बढ़ती हैं और ना ही आपके एसेट डिक्रीज होते हैं। इन रिसिट्स को, जो रेवेन्यू रिसिट्स है, इनको आप P&L में शो करोगे, क्योंकि ये आपकी इनकम है। P&L क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें आप अपनी इनकम शो तो करोगे ही, ठीक है। ये नॉर्मल ऑपरेशंस के थ्रू अर्न की जाती है, फोर्थ वाला। और अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो आपकी रेवेन्यू रिसिट है, क्योंकि ये आपकी एक इनकम है, प्रॉफिट है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज अ डिविडेंड। जितना भी आपने परसेंटेज बोला है कि डिविडेंड पे किया जाएगा, या रिटेन करोगे एज अ प्रॉफिट। तो रेवेन्यू रिसिट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? रेवेन्यू रिसिट्स को आप P&L में शो करोगे, क्योंकि ये आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस भी बता देना है। यहाँ आप इसका बता सकते हो इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू रिसिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता, ठीक है। फॉर करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओनली रेवेन्यू की जो आइटम्स है आप उनको नेट प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ करोगे। अगर कोई कैपिटल आइटम्स को इंक्लूड किया गया तो प्रॉफिट जो है वो आपका गलत कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल की आइटम्स हैं ये आपकी सारी बैलेंस शीट की आइटम्स है। सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को आप P&L में डालोगे। फॉर करेक्ट प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं। फॉर करेक्ट कैलकुलेशन के लिए आप इनको कैसे यूज़ करोगे? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करनी है तो कैपिटल रिसिट बैलेंस शीट में शो होगी, ठीक है, जबकि जो रेवेन्यू रिसिट है वो P&L में आएगी। टैक्स पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो इनकम टैक्स लिवाय होता है रेवेन्यू रिसिट्स, क्योंकि P&L के ऊपर, कैपिटल के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। फॉर डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी। फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन कर पाएंगे मैनेजमेंट इसकी हेल्प से, प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे अपने इनकम के सोर्सेज का। फिफ्थ, फॉर मेंटेनिंग अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी, आपको अकाउंटिंग की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में मदद करेगी, हेल्प करेगी कि आप कंपेयर कर सकते हो परफॉर्मेंसेज ऑफ बिजनेस अक्रॉस डिफरेंट ईयर एक्यूरेटली, ठीक है। तो रूल्स या पॉइंट्स बता दोगे आप इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के, कि क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला नेचर, ये नॉन रेकरिंग है या इररेगुलर है, ये रेकरिंग है और रेगुलर है, ठीक है। सेकंड, रिलेशन टू बिजनेस, इनका क्या रिलेशन है। कैपिटल रिसिट्स नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ये नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है और ये नॉर्मल बिजनेस से ही अराइज होती है। अफेक्ट क्या पड़ेगा एसेट और लायबिलिटी से? कैपिटल रिसिट से आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी और एसेट
कम होंगे। ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये कोई असर नहीं डालेगी आपके एसेट और लायबिलिटी पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें आपकी ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं ये बैलेंस शीट में शो होगी और रेवेन्यू P&L में शो होंगे। तो बिल्कुल बेसिक इसके डिफरेंसेस हैं जिसको आप देख सकते हैं, 5 6 पॉइंट हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको रीड कर लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक डिफरेंसेस के मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एनी 10 एग्जम्प्टेड इनकम इन डिटेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। तो अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूवर्स हैं या अगर आपने पहले हमारी वीडियोस देख रखी हैं, ठीक है, तो आपको हमारी एग्जम्प्टेड इनकम के ऊपर एक वीडियो होगी जो आपने अगर देखी है तो वेल एंड गुड है। इस वीडियो के ऊपर अगर मैं आपको व्यूज दिखाऊं तो आप लोग व्यूज देखिए, 58K से प्लस व्यूज हैं, 2000 प्लस लाइक्स हैं। यानी कि ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स ने देखी है उनको काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी मतलब पसंद आई है, अच्छे से क्लैरिटी है। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है देन आई एम हियर फॉर यू, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि आपका ये लास्ट ईयर है, इसके बाद ये सब्जेक्ट इस क्लास में नहीं रहेगा। ये सब्जेक्ट आई थिंक आपको 5th सेम में डायरेक्ट टैक्स लॉ कर दिया गया, इनकम टैक्स लॉ आई थिंक पता नहीं 4th या 6th सेम में इन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो अगले साल से सारी वीडियोस न्यू बननी है क्योंकि चेंजेस भी हुए हैं अभी इसी साल। अभी आपको पता है 21 को ही शायद टैक्स में चेंजेस किए गए हैं, जीएसटी के कुछ टैक्स के ऊपर चेंजेस हुए हैं। तो इतनी जल्दी बुक्स भी नहीं अभी आई हैं, अगले साल ही कुछ अगर हमें टैक्स में भी चेंजेस हुए हैं तो पता चलेंगे। फिलहाल आपकी एग्जम्प्टेड इनकम की यही वीडियो चलेगी। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को वन स्पेशल वीडियो मैंने इसीलिए लिखा है कि सिर्फ एक वीडियो है जिससे आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा और क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये स्पेशल वीडियो, बाकी जो भी क्वेश्चंस है देखिए, एग्रीकल्चर इनकम कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हो 2023 में आया था, एसएससी वाला क्वेश्चन 2022 में आया था। ठीक है, और ये जो इनकम है जो भी टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पिछले साल वीडियोज़ नहीं डाली, जो मैंने आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई है कि आपकी बीकॉम 5th सेम की प्लेलिस्ट है ना, आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट में अगर सिंपली ये प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने वीडियोस शेयर की हुई हैं। इनकम टैक्स लॉ का यूनिट 1 अगर आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे तो कवर है। तो इस वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चंस कवर अप है। 2023 मतलब पेपर जो पिछले साल वीडियोस बनाई थी ना वो 2019 से लेके 2023 के क्वेश्चंस को कवर कर रही हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसी वीडियो के अंदर मैंने विद सोल्यूशन एक्सप्लेन किए हैं। ये वाला क्वेश्चन उस वीडियो में भी आपको मैंने यही वीडियो सजेस्ट की है। इस वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन था पर मैंने इसमें भी आपको वही वीडियो सजेस्ट की है एग्जम्प्टेड इनकम की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो हेड है आपका उसको आपको एक्सप्लेन करना है, एनमरेट करना है कि कौन सी आइटम्स ऑफ डिडक्शन, किन आइटम्स पे डिडक्शंस अलाउड हैं जब भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के थ्रू टैक्स को कंप्यूट करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये भी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक रेजिडेंशियल हेड है इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर सभी वो इनकम्स इंक्लूड होती हैं जो बाकी किसी अदर हेड के अंदर नहीं आती हैं। लाइक हमारा अगर आप लोग इनकम टैक्स का बुक का इंडेक्स देखेंगे ना तो चैप्टर्स आपको कैसे हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, P&L, प्रॉफिट एंड गेन्स एंड कैपिटल गेन एंड द लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपको ऐसे सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो भी आपकी ऐसी कोई इनकम होगी जो ना कि आपकी सैलरी के अंदर आ रही है, ना हाउस प्रॉपर्टी के, ना प्रॉफिट एंड गेन्स के, ना कैपिटल गेन्स में, वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नाम से एक हेड बनेगा उसके अंदर आएगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहाँ कौन सी इनकम होती है, मतलब जिसमें जो इनकम किसी भी हेड के अंदर नहीं आ रही वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर गिनी जाएगी। सिंपल वर्ड्स में कहें, इफ एनी इनकम, अब अगर कोई भी इनकम टैक्स नहीं हो रही है, इन चारों हेड्स के अंदर नहीं टैक्स पे अप्लाई हो रही है, तो आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दोगे क्योंकि वो उसके ऊपर टैक्स तो लग रहा है एज पर सेक्शन 56। आप इसके अंदर इसको अप्लाई कर दोगे। एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि कौन कौन सी इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले सेक्शन के अंदर टैक्सेबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। फॉलोइंग कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डिविडेंड। डिविडेंड आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड के अंदर आते हैं। ऑल डिविडेंड जो भी आपको रिसीव हो रहे हैं एक्सेप्ट उनको जो कि सेक्शन 10 के अंदर आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कोई रिसीव हो रहा है आपको सिक्योरिटीज के ऊपर, आपको कोई विनिंग हो रही है, इनकम हो रही है कोई लॉटरीज के थ्रू, ये सारे जो
पॉइंट्स हम देखने वाले हैं ना, सारे के सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर टैक्सेबल है, इन सबके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, कोई आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो 50,000 तक तो एक्सीड है, ठीक है, बाकी उसके ऊपर अगर होगा तो वो टैक्सेबल है। फैमिली की कोई पेंशन आ रही है, कोई आपको इनकम आ रही है कि अगर आपने कोई अपनी मशीनरी रेंट पे किसी को दी है, लेटिंग आउट दी है, ठीक है, उसके बाद कोई रेंट आ रहा है किसी ज़मीन या बिल्डिंग से, तो आप उसके लिए भी इसके अंदर डालोगे वैल्यूज़ को। इंश्योरेंस से कोई कमीशन आ रही है, डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस, ठीक है, कोई आ रही है कि कोई सजेशन लेने आ रहा है, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, टेनेंट ने सबलेट किया है अपने अनदर पर्सन को, हाउस को रेंट पे दिया है सबलेटिंग की, तो उसमें आपको क्या रिसीव हो रहा है, तो ये सब वैल्यूज आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर डालोगे। तो टैक्सेबिलिटी की वैल्यू रूल्स होंगे कुछ, सच इनकम्स आर टैक्स्ड, कुछ इनकम्स होंगी जो उसी सेम ईयर में टैक्स्ड होंगी, इन विच दे आर रिसीव या अक्कर, जिस ईयर में हमें वो रिसीव हुई हैं या अक्कर हुई हैं, जो भी सबसे पहले होगा, यानी कि जब वो रिसीव हुई हैं, जब कई बार होता है ना इनकम हमारी इस साल में अक्कर तो हो गई पर हमें रिसीव अगले साल में होगी, तो जिस साल में वो अक्कर हुई है, यानी कि जिस साल में वो हमारी इनकम बनी है, उसी साल में आप उसको रिकॉर्ड करोगे, आपको चाहे वो अभी रिसीव नहीं भी हुई है। ठीक है, सो दे आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन, जो भी उस इनकम को रिसीव कर रहा है या अर्न कर रहा है। सो अब हमने ये तो देख लिया कि कौन सी इनकम्स टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर, पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिडक्शंस क्या अलाउड है। अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल कर रहे हो तो कुछ डिडक्शंस भी होंगी। जब आप टैक्सेबल इनकम इस हेड के अंदर करोगे तो कुछ डिडक्शंस जो हैं अलाउड हैं सेक्शन 57 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहली डिडक्शन आपको मिलती है कमीशन या रेमुनरेशन के ऊपर फॉर रियलाइजिंग डिविडेंड और इंटरेस्ट। सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 के अंदर ये आता है, अगर असेसी पे करता है एनी कमीशन या रेमुनरेशन टू अ बैंकर या एनी अदर पर्सन फॉर रियलाइजिंग डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सो ऐसे एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं, इनके ऊपर आपको डिडक्शन रिसीव होगी। अगर कोई भी असेसी कोई भी कमीशन रेमुनरेशन किसी बैंकर या किसी अदर पर्सन को पे करता है उसे उसके डिविडेंड्स को रियलाइज करने के लिए या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के लिए, तो वो डिडक्टेबल है। सेकंड, कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपको अर्न हो रहे हैं, एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम, अगर आपको एक्सपेंसेस हो रहे हैं कोई इनकम अर्न करने पे फॉर लाइटिंग ऑफ मशीनरी या प्लांट, तो इसके ऊपर भी डिडक्शन है। इफ असेसी को कोई इनकम अर्न हो रही है फ्रॉम लेटिंग आउट द प्लांट या मशीनरी या फर्नीचर, सो ऐसी इनकम आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है। ठीक है, सो इसके कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, देन द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन बी डिडक्टेड। अगर इसके इन चीज़ों के ऊपर आपके कोई भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जैसे कि उस एसेट को रिपेयर कराना है, इंश्योरेंस करानी है या कोई डेप्रिसिएशन आ रही है, तो ये आपके डिडक्टेड माने जाएंगे। थर्ड, डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन के लिए भी आपको एक डिडक्शन दी है, जैसे कि फैमिली पेंशन टैक्सेबल है, फैमिली पेंशन टैक्सेबल है अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड, पर इसके ऊपर आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, यानी कि कुछ पार्ट आपका इसके अंदर डिडक्टेबल हो सकता है। जितनी भी आपको पेंशन रिसीव हुई है 1/3 पार्ट, यानी कि उस पेंशन का या तो 1/3 पार्ट या तो 15,000, दोनों में से जो भी वैल्यू कम है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको 50,000 पेंशन रिसीव हुई है, उसका आप 15% उसका आप 1/3 हिस्सा कर लोगे। ठीक है, 50,000 का 1/3 कर लोगे, वो वाली वैल्यू या 15,000, दोनों में से जो भी कम होगी उतने अमाउंट की आपको डिडक्शन रिसीव हो जाएगी, उतने ऊपर टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ, एनी अदर एक्सपेंडिचर कोई हुआ है, जैसे कोई एनी रीजनेबल एक्सपेंडिचर, नॉट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, ले आउट होली और एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम, तो वो भी आपका डिडक्टेबल है। जैसे कि अगर आपने कोई कलेक्शन चार्जेस हैं, मतलब आपने कलेक्ट किए हैं कोई चार्जेस फॉर रेंट, तो वो डिडक्टेबल है। कोई लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए, रिकवर करने के लिए, तो वो भी डिडक्टेबल है। कोई बैंक चार्जेस फॉर कलेक्टिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो ये भी डिडक्टेबल है। ठीक है, कोई भी अगर आपको अदर एक्सपेंडिचर हुए हैं किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, जैसे हमने चार्जेस लगे कि आपको रेंट कलेक्ट करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ा, चार्जेस लगे, तो वो डिडक्टेबल है आपके। ठीक है, उसके बाद नो डिडक्शन फॉर सर्टेन इनकम्स, कुछ इनकम्स के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं है, जैसे कि अगर कि आपका कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हुआ है एसएससी का, उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं है। कोई इंटरेस्ट पे किया है आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं है। कोई यानी एक्सपेंडिचर हुआ है इन कनेक्शन विद विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स या गैम्बलिंग्स के थ्रू कोई खर्चा हुआ है जो कि कनेक्टेड है आपका लॉटरीज वगैरह से, तो उसके ऊपर भी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो फॉर्मेट दिया गया है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर कैसे आएगा, जैसे कि आपकी ग्रोस इनकम आई कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर टोटल इतनी इनकम है जो टैक्सेबल है, तो उसके ऊपर आप डिडक्शंस अप्लाई कर दोगे कि ये डिडक्शंस अप्लाई हैं, और उसको माइनस करके जो अमाउंट टोटल बाकी माइनस करके निकलेगा उसके ऊपर आपका टैक्स अप्लाई
होगा। ठीक है, इसी के बाद इस क्वेश्चन के आप कंक्लूजन दे देंगे। बाकी इसके अंदर और डिटेल में अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं, लाइक देखिए, मेंशन द डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम, स्पेशली जो भी चार्जेबल टू टैक्स हैं या कैपिटल गेन है, डिफरेंट कैपिटल गेन्स के सेक्शन है, सेक्शन 54 to 54G। उसके बाद डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो यूनिट 2 की, अगर आप हमारे चैनल पे यहाँ पे वीडियो देखेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, यूनिट 2 की मैंने थ्योरी की वीडियो डाली है ये वाली। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बाकी के गाइस अगर आप लोग देखेंगे तो इस प्लेलिस्ट के अंदर और भी सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। उसके अलावा आपको हमारे चैनल पे सारी जो भी डिटेल्स चाहिए वो प्रोवाइडेड है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो हमारी इंस्टा की आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लास्ट 3 ईयर्स के थ्योरी के यही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास सोल्यूशन नहीं है इस साल। मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी बुक्स इस बार नई कुछ खास पब्लिश होके नहीं आई हैं। ठीक है, पिछले साल के सोल्यूशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जो मैंने आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में दिखाई हैं। सो बाकी दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।